हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस हमारी नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, राजा, किसान, नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला विषय है जेम्स प्रिंसेप और प्रियदर्शी। पहले हम जेम्स प्रिंसम के बारे में जानेंगे। जेम्स प्रिंसम जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करते थे। उनकी जो खास बात थी कि उन्हें पुराने समय की चीज़ों की खोज करना बहुत पसंद था। 1838 में जेम्स प्रिंसम थे, उन्होंने क्या करा था, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का अर्थ बताया था, मतलब मीनिंग बताया था। ठीक है, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि अपने आप में खास क्यों थी? क्योंकि भारत में जितने भी अभिलेख मिले, पहले के टाइम के ग्रंथ मिले, वो सब क्या थे, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। इसलिए क्या था, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि क्या थी, दोनों अपने आप में काफ़ी खास थी। ठीक है, इस वजह से क्या हो, जेम्स प्रिंसम का क्या था, भारतीय इतिहास की खोज में और भारतीय अभिलेखों का अर्थ ग्रहण करने में काफ़ी क्या इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा हम जानते हैं प्रियदर्शी के बारे में। ठीक है, तो प्रियदर्शी का जो शाब्दिक अर्थ है, मतलब वर्ड का जो मीनिंग होता है, वो होता है मनोहर मुखकृति वाला, मतलब एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। ठीक है, उसके लिए हम प्रियदर्शी का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड किसके लिए, ये वर्ड महाराजा अशोक के लिए यूज़ किया गया था। अभी हम आगे जानेंगे। आई होप आप जेम्स प्रिंसम के बारे में जान होंगे। ठीक है, जेम्स प्रिंसम कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। ठीक है, और इन्होंने क्या था, 1838 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ बताया था। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्योंकि इन्हीं लिपि में क्या गया था, प्राचीन भारतीय ग्रंथ लिखे गए थे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, टॉपिक नंबर 2 पे। ठीक है, प्रारंभिक राज्य। ठीक है, तो कुल मिलाकर भारत में क्या थे, मौर्य साम्राज्य के टाइम पे, ठीक है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में क्या थे, टोटल 16 महाजनपद थे। ठीक है, 16 महाजनपद आप देख सकते हो, यहाँ पे हर जगह के महाजनपद को दिखाया गया है। ठीक है, तो 16 महाजनपद में अवंती, चेदी, वत्स्य, कौशाम्बी, शूरसेन, मृत्य, करु, गांधार, कंबोज, आरंभिक, मगध, अंग। ठीक है, इस तरीके से टोटल 16 महाजनपद। ठीक है, हम जानेंगे 16 महाजनपद की क्या खास बात थी, मतलब इस टाइम पीरियड में क्या क्या हो रहा था। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी ईसा पूर्व तक, ठीक है, 6ठी ईसा तक के जो टाइम पीरियड हो जाता है, परिवर्तन काल माना जाता है। क्यों परिवर्तन काल माना जाता है, क्योंकि माना जाता है इसी टाइम पीरियड में क्या था, बहुत रिफॉर्म्स, चेंजेस भारत में देखने को मिले थे। ठीक है, भारत इतिहास में इसी टाइम पीरियड में क्या था, बड़े बड़े नगर, राज्यों का क्या था, राज्य स्टैब्लिश होते हैं। उन राज्यों में क्या आते हैं, उनकी राजधानी के रूप में या फिर और भी अन्य तरीके से नए नए नगरों को बसाया जा रहा था। साथ ही इसी टाइम पीरियड में क्या था, लोहे का उपयोग क्या था, बढ़ने लग गया। ठीक है, जैसे आज के टाइम में प्लास्टिक का यूज ज़्यादा कर रहे हो, उस समय के लोग क्या था, लोहे का यूज ज़्यादा कर रहे थे। ठीक है, तो लोहे का यूज़ वो बहुत सारी चीज़ों में करते। एक तो उस समय वॉर ज़्यादा होती रहती थी, तो उस समय के लोग अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें लोहे का यूज़ किया करते थे। साथ ही क्या थे, कृषि कार्यों में औजार बनाने के लिए लोहे का यूज़ करते, जिससे क्या होती, कृषि और उपज की, मतलब खेती बाड़ी भी अच्छी होती थी। तीसरा पॉइंट, इसी टाइम पीरियड में क्या था, हमें जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ भी लिखे गए। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में क्या था, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। किसके बारे में, प्रशासन के बारे में, राजा के बारे में। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड में क्या था, जितने भी महाजनपद थे उनमें क्या होता था, एक राजा हुआ करता था जो पूरे राजा को चलाता था, और राजा के नीचे क्या था, एक संगठन था। ठीक है, जिसको हम गण कहते थे। ठीक है, वो संगठन भी आता राजा की मदद करता था पूरे साम्राज्य को चलाने में। ठीक है, और इस गण में जितने भी लोग होते थे उनको राजा ही कहा जाता था। ठीक है, उनके पास भी क्या होता था, स्टेट की भूमि का संसाधन पर कोई ना कुछ अधिकार होता था। ठीक है, पॉइंट 5वां ना, हर महाजनपद क्या था, एक राजधानी हुआ करती। ठीक है, उस राजधानी को क्या था, किलेबंद तरीके से क्या होता था, सेफ रखा जाता है। ठीक है, तो राजधानी के चारों तरफ क्या था, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी जाती थी, जिसको हमने किलेबंदी कहा। किलेबंदी मतलब किला बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती ताकि अगर कोई बाहर का देश आक्रमण करे, ठीक है, राजधानी पर, तो हम राजधानी को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए क्या होता, बड़े बड़े किले बनाए जाते थे। ठीक है, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करी जाती थी। ठीक है, अब माना जाता है इस समय में क्या था, ब्राह्मण लोगों ने क्या था, धर्म सूत्र की रचना करना शुरू कर दिया था। धर्म सूत्र क्या था, ठीक है, धर्म सूत्र में क्या था, प्राचीन भारत के लोगों चार, अब ये प्रथा आज भी चली आ रही है। ठीक है, भारत में रहने वाले लोग क्या था, 4 वर्गों में बांट दिए गए, जिसमें सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, दूसरे पर थे क्षत्रिय, तीसरे पर थे वैश्य, और चौथे पर थे शूद्र लोग।
तो ब्राह्मणों ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा, साथ में जो क्षत्रिय लोग थे, ठीक है, तो उनको कहा था कि लड़ाई वॉर करने का और शासन करने का, राजा बनने का अधिकार होगा क्षत्रिय लोगों के पास होगा, ठीक है। और वैश्य लोग वो होंगे, वो व्यापारिक केंद्रीय में या व्यापारिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होंगे। साथ ही शूद्र लोग होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, इन तीनों वर्ग के लोगों की सेवा करेंगे। इस तरीके से क्या होता है, इसी टाइम पीरियड में ब्राह्मणों ने क्या धर्म सूत्र की रचना करी, ठीक है, और लोगों को मतलब भारतीय लोगों को उनके नियम बताए कि आपको किस तरीके से अपना जीवन जीना है। अब हम 2.2 टॉपिक पे आते हैं, 16 महाजनपदों में प्रथम मगध, ठीक है। तो अब हम मगध के बारे में जानेंगे। पहले हमने 16 स्टेट के बारे में जाना, ठीक है, राज्यों के बारे में, महाजनपदों के बारे में। अब हम जानते हैं उन, जैसे आज प्रेजेंट टाइम में भारत में जो सबसे डेवलप राज्य वो हमारा क्या महाराष्ट्र माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जीडीपी बड़ी है। वैसे उस समय क्या था, मगध जो आज का बिहार है उसको उस समय मगध कहा जाता। मगध महाजनपद अपने आप में क्या था, बहुत शक्तिशाली था। अब मगध जनपद अपने आप में शक्तिशाली क्यों था, अब हम इसके कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। किन कारणों की वजह से मगध अपने आप में पावरफुल था, ठीक है। पहले मगध की राजधानी की बात करें तो मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी, ठीक है। पाटलिपुत्र आज का पटना, ठीक है, आज के पटना को उस समय पाटलिपुत्र कहा जाता था। मगध को शक्तिशाली महाजनपद बनाने वाले कारण कौन कौन थे। पहला था, मगध की जो ज्यादातर भूमि थी वो क्या थी, उपजाऊ थी, ठीक है। पॉइंट बना आप देख सकते हो, मगध की भूमि क्या थी, बहुत ज्यादा उपजाऊ हुआ करती, जिसकी वजह से क्या था, इसकी कृषि में पैदावार अच्छी थी और कृषि के मामले में आत्मनिर्भरता, अपनी जरूरतें स्वयं पूरी कर सकता था, किसी और के ऊपर ये निर्भर नहीं था, जिसकी वजह से क्या हो गया, अपने आप में क्या था, महाशक्ति बन के उभरा, ठीक है। दूसरा क्या था, मगध में क्या था, बहुत सारी लोहे की खदानें हुआ करती, ठीक है। लोहे की खदान होने का फायदा क्या, उस समय हमने जैसे जाना लोहे का उपयोग बढ़ता जा रहा था, ठीक है। लोहे से क्या कहते हैं, आर्मी में क्या सेना क्या करती है, लोहे से हथियार बनाया करती, साधन में कहते हैं कृषि से संबंधित कार्य जैसे हल, कुदाली, फावड़ा और भी अलग कार्यों में क्या था, लोहे का उपयोग किया जाता। तो मगध में बहुत सारी लोहे की खदानें हुआ करती थी, ठीक है, जिससे क्या होता है, हथियार बनाते तो अलग अलग चीजें बनाते, जिससे क्या उनका डेवलप तेजी से हुआ और एक महाशक्ति के रूप में, महाजनपद के रूप में उभरे। और तीसरे बात है, मगध के जंगलों में क्या था, बहुत सारे हाथी होते थे, ठीक है। अगर हम पास्ट में देखें, जितनी भी सेना होती थी, हर सेना में जो सबसे गेम चेंजर या मेजर रोल था वो हाथियों का था। तो मगध के जंगलों में क्या था, बहुत सारे हाथी होते थे। ये लोग हाथियों को पकड़ के अपनी सेना में शामिल करते थे, जिससे क्या इनकी सेना पावरफुल होती थी और कोई भी इनकी सेना को हरा नहीं पाता था। और ये क्या था, एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा, ठीक है। अब हम बात करें तो मगध के अंदर, ठीक है, क्या थी, गंगा नदी बहती थी, ठीक है, और गंगा की सहायक नदियां बहती थी। गंगा नदी के थ्रू क्या था, ट्रांसपोर्ट, व्यापार और यातायात क्या था, और परिवहन, ये तीनों चीज क्या थी, बड़ी सरल हो गई, ठीक है। जिसकी वजह से मगध क्या था, दूसरे स्टेट के साथ क्या था, इजिली व्यापार करता था, जिससे क्या हुआ, उसकी क्या थी, आर्थिक शक्ति बड़ी, उसका वो पैसा और वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा, ठीक है। पांचों पॉइंट है, आप देख सकते हो क्या था, ठीक है। मगध को अपने आप में पावरफुल बनाने वाले मेन चीज क्या थी, उसकी शासकों की नीति, ठीक है, मतलब राजा की नीतियां बड़ी अच्छी थी। जो भी लोग मगध जनपद पर राज करते थे, ठीक है, महाजनपद पर राज करते थे, उनकी पॉलिसीज बड़ी अच्छी थी। जैसे भी प्रेजेंट टाइम में भारत डेवलप हो रहा है, क्यों, नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से, ठीक है, पॉलिसीज की वजह से। वैसे उस समय का मगध बिहार डेवलप हो रहा था, क्यों, क्योंकि वहाँ के शासक जो भी लीडर था, राजा था, उसकी नीतियाँ बड़ी अच्छी थी, ठीक है, वो आम लोगों के लिए काम कर रहा था, आम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा था, इसलिए मगध क्या तेजी से डेवलप होने लगा। तो हमने जाना किन किन कारणों की वजह से मगध क्या था, एक महाजनपद, एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर के सामने आया। ये आपके सामने मगध की इमेज आप देख सकते हो, किस तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर अच्छा बना रखा है, सब जगह कहते एक अच्छा स्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा था। अब हम बात करते हैं आरंभिक साम्राज्य। साम्राज्य मतलब क्या होता है, जब कोई एक क्षेत्र, मतलब एक जगह का जो राजा होता है बहुत बड़े एरिया पर राज करता है, ठीक है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, उसका साम्राज्य कहते हैं। वैसे ही क्या था, मौर्य साम्राज्य क्या था, यहाँ बिहार के मगध से लेके क्या थे, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। तो आप देख सकते हो इतना लार्ज एरिया इन्होंने कैप्चर कर रखा था और इतने लार्ज एरिया पर राज करते थे, अपने आप में बहुत बड़ी बात, ठीक है। हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना करी थी, इसके संस्थापक फाउंडर थे, वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने क्या कहा था, 321 ईसा पूर्व पहले क्या था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, ठीक है, जो पश्चिम अफगानिस्तान से लेकर यहाँ पे बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक है। और क्या था, महाराजा अशोक क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के
पुत्र थे, ठीक है, बेटे थे। और महाराजा अशोक क्या थे, अपने आप में एक महान शक्तिशाली राजा थे और बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति थे, ठीक है। इनको भारत इतिहास का सबसे महान राजा कहा जाता है। इन्हीं की वजह से क्या था, मौर्य साम्राज्य अपने आप में क्या था, फेमस हुआ। जो आप बोलते हैं ना, मौर्य साम्राज्य अपने आप में पॉपुलर क्यों, इन्हीं की वजह से, ठीक है। मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, किन किन सोर्सेज के थ्रू हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी जानने को मिलती है, हमें पता लगता है, ठीक है। पहला था मूर्तिकला, ठीक है। इनके टाइम की जो मूर्तिकला थी वो क्या थी, काफ़ी एडवांस थी। और दूसरा थी मौर्य वंश के टाइम में लिखी गई रचना, ठीक है। तो मौर्य वंश के टाइम की मूर्तिकला, मूर्ति को देख के, और मौर्य वंश के टाइम पे जो रचना लिखी गई थी उनके थ्रू क्या था, हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। यूनान के एक राजदूत थे, कौन थे, मेगस्थनीज। ये क्या थे, भारत आए थे और भारत में आके इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम था इंडिका। इंडिका में इन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया, किस तरीके से मौर्य साम्राज्य इन्होंने लार्ज स्केल पे, लार्ज क्षेत्रफल पे फैला हुआ है और किस तरीके से इनकी शासन प्रणाली इतनी बेस्ट है। इन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल में उसमें जानकारी दी, ठीक है। दूसरा था अर्थशास्त्र नामक की किताब, जिसे क्या था, कौटिल्य और चाणक्य ने लिखा था, ठीक है। अर्थशास्त्र में क्या था, एक साम्राज्य के महाजनपद को, ठीक है, राज्य को चलाने के नियम बताए गए थे, जिसे कौटिल्य और चाणक्य ने लिखा था, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से अपने साम्राज्य को चलाया करते थे, ठीक है। इसी टाइम पीरियड में क्या था, हमें जैन और बौद्ध धर्म के लोगों ने क्या था, बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, जिन ग्रंथ में उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक बताया और महाराजा अशोक को भारत का एक महाशक्तिशाली और एक महान राजा ही बताया, ठीक है। उस समय से प्राप्त मौर्य साम्राज्य के में जितने भी उस समय के जितने भी अभिलेख मिले, उनसे भी क्या होता है, हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने को पता लगता है, ठीक है, जानने को मिलता है, ठीक है। अब बात करें राजा अशोक की, तो राजा अशोक क्या था, अपने आप में शक्तिशाली है, ठीक है, और एक परिश्रमी व्यक्ति थे, ठीक है, जो क्या थे, मेहनत पे यकीन करते थे और आम लोगों के सबके साथ उनका व्यवहार क्या था, बहुत अच्छा था, ठीक है। और उस संदेशों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए क्या करते थे, आम पत्थरों को, ठीक है, या प्रकृति से प्राप्त पत्थरों को पॉलिश करके उन पर क्या था, मैसेज लिख के जनता के बीच में स्टैब्लिश करते हैं, जिससे सभी लोग क्या था, उन इन्फॉर्मेशन को, नियमों को जान के उनका पालन करें, ठीक है। और क्या था, महाराजा अशोक का व्यवहार क्या था, सबके साथ काफ़ी अच्छा था, सबके साथ घुल मिल कर रहते थे, सबका सम्मान करते थे, दूसरे धर्म के लोग भी क्या थे, बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, ठीक है, मतलब प्रशासन में किस तरीके से अपने साम्राज्य को चलाया करते थे, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के टाइम पे कुछ राजनीतिक केंद्र थे, ठीक है। जैसे आज भारत का जो राजनीतिक केंद्र है, ठीक है, राजनीतिक केंद्र वो होते हैं जहाँ से राजनीतिक डिसीजन लिए जाते हैं, देश के बारे में फैसले लिए जाते हैं, राज्य के बारे में फैसले लिए जाते हैं। उस जैसे आज भारत का राजनीतिक केंद्र है प्रेजेंट टाइम में हमारा दिल्ली, ठीक है, क्योंकि दिल्ली से जितने भी डिसीजन होते हैं बड़े बड़े दिल्ली में बैठ के लिए जाते हैं। उस समय मौर्य साम्राज्य के 5 राजनीतिक केंद्र, ठीक है, जिनमें क्या था, राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी था, ठीक है। तो जो तोसली और उज्जैनी वो दोनों क्या थे, व्यापार मार्ग के बीच में पड़ते थे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या था, वहाँ मतलब इन राजनीतिक केंद्रों से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना क्या था, बहुत आसान था, ठीक है। इसलिए क्या थे, दोनों के दोनों एक राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरे, ठीक है। स्वर्णगिरी का मतलब होता है सोने के पहाड़, ठीक है। आज प्रेजेंट टाइम में जो कर्नाटक है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, मौर्य साम्राज्य के टाइम पे स्वर्णगिरी बोलते थे, ठीक है। क्यों बोलते थे, क्योंकि कर्नाटक में क्या थे, बहुत सारे सोने के पहाड़ थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका नाम स्वर्णगिरी पड़ गया, ठीक है। अब हम बात करें अपने साम्राज्य पर क्या था, पकड़ स्थापित करने के लिए, कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए क्या था, महाराजा अशोक ने क्या करता है, जल और स्थल दोनों मार्गों को, दोनों रास्तों क्या था, डेवलप करा, और इनके थ्रू क्या था, वो अपने सभी एरिया के बीच में कनेक्टिविटी बनाए रखते थे, ठीक है। और दूर से दूर एरिया में जल्दी पहुंचने के लिए क्या थे, ये रास्ते क्या थे, इनकी हेल्प करते थे, मदद करते थे, ठीक है। तो पहले के टाइम में, महाराजा अशोक के टाइम में क्या था, मौर्य साम्राज्य के टाइम में सुरक्षा का एक ही सोर्स होता था, एक ही माध्यम होता था, वो क्या थी, सेना, ठीक है। सेना के थ्रू क्या था, पूरे साम्राज्य पे शासन किया जाता, मतलब कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। तो मेगास्थनीज की जो बुक इंडिका थी, उसमें सेना को चलाने के लिए बताया गया कि मौर्य साम्राज्य में राजा अशोक ने एक समिति बनाई थी और 6 उप समिति बनाई थी, ठीक है। इन समितियों के अलग अलग कार्य थे, इनका मेन काम था पूरी सेना को चलाना, मूवमेंट करना, ठीक है। महाराजा अशोक ने क्या था, अपने साम्राज्य को एकजुट करने के लिए क्या था, धम्म का प्रचार किया, ठीक है। धम्म का मतलब होता है न्याय करना, सबके साथ अच्छाई करना,
रखना, ठीक है, सामाजिक कल्याण करना, ठीक है। इन्होंने अपने साम्राज्य के सभी लोगों को कहा था आपको क्या करना है, धर्म के नियमों का पालन करना है, ठीक है, ताकि हमारा जो साम्राज्य तेजी से डेवलप हो। और इन्होंने धर्म के प्रचार के लिए क्या था, एक अधिकारी भी नियुक्त किया था जिसका काम था धर्म का प्रचार करना। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में इतना महत्वपूर्ण क्यों था, इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। पहली बात क्या था, मौर्य साम्राज्य क्या था, हमारे इतिहास का एक प्रमुख काल है, ठीक है। प्रमुख काल मतलब एक टाइम पीरियड, इसी टाइम पीरियड में क्या था, बड़े बड़े डिसीजन लिए गए, ठीक है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे राजा आए जिन्होंने भारत पर रूल करा और अच्छे अच्छे तरीके से भारत को पूरे रूल किया और भारत को चलाया, ठीक है। इसलिए क्या था, इसको क्या था, एक भारतीय इतिहास का प्रमुख काल माना जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो भारत, दूसरा पॉइंट क्या है अपने आप इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हमने अंग्रेजों की 200 साल तक गुलामी करी, उससे पहले हमने क्या था, मुगलों की गुलामी करी, ठीक है। तो ऐसे एक गुलाम देश में इतना बड़ा साम्राज्य एक टाइम पे हुआ करता है, ये अपने आप में क्या था, एक चौंकाने वाली बात, ठीक है, जिसकी वजह से क्या था, पूरी वर्ल्ड का ध्यान क्या था, भारत पे, ठीक है, ये था। तो ये सबके लिए क्या था, एक नई न्यूज़ थी, खास बात थी, ठीक है, ये था। इतिहासकारों ने क्या था, मौर्य साम्राज्य में लिखे गए जितने भी अभिलेख थे उनकी जांच करी और जांच करके पाया कि अब अभिलेख क्या थे, दूसरे अभिलेखों से काफ़ी अलग हैं, ठीक है। इन अभिलेखों की रिसर्च करके जो विचार सामने है वो पता लगा कि इन अभिलेखों में जो भी विचार लिखे जा रहे, जो भी चीज़ें लिखी जा रही थी और वो और अभिलेखों में लिखी गई बातों से काफ़ी अलग थे, ठीक है। मतलब माना जाता है महाराजा अशोक की क्या थी, विचारधारा काफ़ी अलग थी, ठीक है। सबके साथ वो कॉपरेट करके चलते थे। फिर राजा अशोक क्या थे, एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यक्ति होने के साथ साथ, बहुत शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ क्या थे, वो एक पावरफुल और परिश्रमी व्यक्ति भी थे, ठीक है। तो सबको साथ लेके चलने की बात करते थे और क्या थे, सबका विकास सबका साथ की बात करते, ठीक है, ये था। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें, ठीक है, तो कहीं जो नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी नेता है, वो क्या था, महाराजा अशोक को क्या था, अपना आइडियल मानते, गुरु मानते, ठीक है। क्यों मानते, क्योंकि महाराजा अशोक क्या थे, एक महान व्यक्ति थे, परिश्रमी व्यक्ति थे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो क्या था, आज क्या था इम्पोर्टेंस, मौर्य साम्राज्य की यही एक इम्पोर्टेंस है, खास बात है कि आज क्या थे, मौर्य साम्राज्य के जो राजा महाराजा अशोक थे उनको क्या थे, सब लोग आज अपना लीडर मानते हैं, मतलब आइडियल मानते ही था। और महाराज अशोक का जो राष्ट्र चिन्ह था, सारनाथ के अशोक स्तंभ, वो क्या आज प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत का भी राष्ट्र स्तंभ है। देखो सबसे बड़ी बात यही है मौर्य साम्राज्य की, वो इतना महान था और महाराज अशोक इतने अच्छे थे कि हमने क्या करा, उनके राष्ट्र चिन्ह को आज अपने भारत का राष्ट्र चिन्ह बना दिया, सोचो, ठीक है। तो बच्चों हमारा आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक छोड़ना ना भूलिए। धन्यवाद।